नमस्कार दोस्तों। जीवन परिचय में आज बात करेंगे सरदार भगत सिंह की, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। इनको शहीद आजम से नाम से नवाजा गया। यहाँ इनका एक तस्वीर लगी हुई है। मार्टायर्स नेवर डाई, दे लिव इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। शहीद कभी मरते नहीं हैं, वे लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं, लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। आइए इनके बारे में एक संक्षिप्त जीवन का देखते हैं। इनका जन्म 27 सितंबर 1906 को बांगा गांव में हुआ था, जो उस समय लायलपुर जिले में आता था। पंजाब का हिस्सा था, आजकल वो पाकिस्तान के हिस्से में है। इनके पिताजी किशन सिंह संधू शुरुआत से ही भारत की स्वतंत्रता क्रांति में उनका बहुत योगदान देते रहे थे। इनकी माता विद्यावती देवी गृहिणी थी। इनके कुछ और परिवार के लोगों में अजीत सिंह के चाचा जी, इन्होंने गदर आंदोलन में भाग लिया और काफी शोहरत हासिल की वहां से। इनकी बहन बीबी प्रकाश कौर, जिन्होंने बाद में इनकी अस्थियां लेके आई पाकिस्तान के सतलुज नदी के किनारे से, और इनका अंत्येष्टि की थी। बीबी अमर कौर इनकी दूसरी बहन थी। कुल मिला के ये 7 भाई बहन थे। आगे अभी इनके बारे में और देखेंगे। इनकी पढ़ाई के बारे में बात करें तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की अपनी, और बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर से इन्होंने बीए किया, जहाँ पे इनकी मुलाकात सुखदेव और भगवती चरण वोहरा जैसे क्रांतिकारियों से हुई, जो उस समय इसी कॉलेज में पढ़ा करते थे। हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो 23 सितंबर 1931 को 23 वर्ष की, माफ कीजिएगा, 23 वर्ष की उम्र में इनकी इन्होंने शहीद हुए। और इन लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इनके नामों की बात करें, किन कामों से ये इनका इतना नाम हुआ, तो उनमें था नौजवान भारत सभा इन्होंने बनाई, फाउंडिंग मेंबर रहे उसके। सॉन्डर्स की हत्या में इन्होंने सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या की थी लाहौर में। एचएसआरए के मेंबर हुए। बॉम्ब ब्लास्ट असेंबली में, नई दिल्ली असेंबली में, नेशनल असेंबली में इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, किसी की हत्या के उद्देश्य से नहीं, अपनी बात को ऊपर तक, जैसे इनके शब्दों में कहें तो बहरों को सुनाने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। इनके कुछ अलग नामों में से शहीद आजम की उपाधि इन्हें दी गई थी। इनका पूरा नाम सरदार भगत सिंह संधू बताया जाता है, और ये बलवंत, रंजीत और विद्रोही नाम से कई लेख लिखे इन्होंने। कई अखबारों में इन्होंने लेख लिखे, कई पत्रिकाओं में लिखे। कीर्ति एक पत्रिका हुआ करती थी, कीर्ति किसान पार्टी की, उसके लिए इन्होंने लिखा इन नामों से। इनके प्रारंभिक जीवन और इनकी पढ़ाई के विषय में आइए थोड़ा जानेंगे। उससे पहले आप इनकी एक सुंदर तस्वीर ये इन्होंने खिंचाई थी, जो अंग्रेजों के हाथ लगी और बाद में ये संपूर्ण दुनिया में फैली। वीरता की तस्वीर है एक तरह से, मूंछों पे ताव और एक अंग्रेजी टोपी पहने सरदार भगत सिंह। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 27 सितंबर 1907 को बांगा गांव में हुआ, जो लायलपुर जिले में आता था। लायलपुर के नाम से ही इन्हें नेशनल कॉलेज लाहौर में जाना भी गया। और लायलपुर उसमें पंजाब प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि पंजाब उस समय अंग्रेजों के अधीन था। ये आज के सन आज के स्वरूप अगर देखें कि इस समय ये फैसलाबाद जिले में आता है, पाकिस्तान का हिस्सा है इनकी जन्मस्थली। बात करें इनका पूरा परिवार, गदर आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन्होंने। भारत की आज़ादी के लिए इनकी परिवार हमेशा से क्रांति के आंदोलनों में लगा रहा। इनके
सारी गतिविधियों में इन्होंने कैसे बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो सबसे पहला नाम आता है सॉन्डर्स सत्याग्रह। एचआरए से जुड़ने के बाद जब इसका नाम बदला गया, एचएसआरए हुआ बाद में। एचएसआरए से जुड़ने के बाद इन्होंने सबसे बड़ा काम सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनाई, क्योंकि साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक के नारे लगवाए और काले झंडे दिखाए। इसके परिणाम स्वरूप लाठी चार्ज का ऑर्डर हुआ अंग्रेजों की तरफ से, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हुए और इसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है बाद में चल के 1928 में। इसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने मिलकर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या कर दी, लाहौर के पास में ही। इस काम में उनका साथ सुखदेव ने और पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने भी दिया, जो पीछे से आजा बैकअप इनके लिए काम किए। इसी में चानन सिंह नाम के एक कांस्टेबल की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे बाद में पंडित आजाद और भगत सिंह को काफी खेद भी होता है। बात करें इनके प्लान की, तो इनका पहले से ये प्लान नहीं था। इनका प्लान था जेम्स स्कॉट की हत्या करना, जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था लाला लाजपत राय के ऊपर। लेकिन सुखदेव से उन्हें पहचानने में गलती हो जाने के कारण लाला लाजपत राय जी की हत्या के आरोपी जेम्स स्कॉट बच जाते हैं और जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। बाद में वहां से इनकी सॉन्डर्स की हत्या के बाद वहां की सिक्योरिटी काफी पुख्ता हो जाने के कारण वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। चारों तरफ छापे मारे जाने लगे भगत सिंह और पंडित आजाद, सुखदेव, राजगुरु के लिए। तो इन्होंने पंडित आजाद तो पहले से ही वेश बदलने में काफी माहिर हुआ करते थे, तो वे वेश बदल के वहां से निकल गए। दिक्कत हुई सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को। भगत सिंह ने दुर्गावती देवी, जो कि भगवती चरण वोहरा जी की पत्नी हुआ करती थी, दुर्गा भाभी के नाम से जिन्हें जाना गया, उनकी मदद लेके भगत सिंह और राजगुरु ने एक अंग्रेजी परिवार का एक वेश बनाया। खुद वो हैट और स्टिक लेकर एक अंग्रेजी जेंटलमैन की तरह वहां से निकले। दुर्गा भाभी उनकी पत्नी का किरदार का अभिनय किया, उनका एक छोटा सा लड़का भी उनके साथ था और राजगुरु ने उनके नौकर का किरदार ऐसे निभाया और वहाँ लाहौर से एक ट्रेन पकड़ी जो
लखनऊ वहाँ पे आए, जहाँ से भगत सिंह बंगाल चले गए और राजगुरु वहाँ से बनारस चले गए। बात करते हैं आगे क्या हुआ। वहाँ से बचने के बाद बाद में सारा HSRA एक साथ संगठित हुआ और आगे के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ये भगत सिंह की एक तस्वीर, काफी सुंदर चित्रण किया गया है। असेंबली बॉम्ब ब्लास्ट, कई सालों तक इन्होंने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए नाटकों का सहारा लिया। नाटकों से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित आजाद, इन सब का काम लोगों को बताया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि अंग्रेजों तक हमारी बात पहुंचे और लोगों तक हमारी बात पहुंचे। इसके लिए उन्होंने इटली में हुए एक बॉम्ब ब्लास्ट से प्रेरणा लेकर नेशनल असेंबली दिल्ली में एक बम विस्फोट करने का फैसला लिया, जो कि किसी की जान ना ले इस हिसाब से बनाया गया था, जिसमें इनकी मदद की थी जतिन दास ने, जो कि बंगाल में एक प्रोफेसर थे। 1929 में भगत सिंह ने ये प्लान बनाया और इनका था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में जो थी उसमें ये बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, क्योंकि उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल वहां पे पास होने वाला था, जिससे भारत के लोगों के मानवाधिकार का हनन किया जा रहा था। तो इसके विरोध में और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल असेंबली से पास नहीं हुआ था, लेकिन वाइस राय के पास स्पेशल पावर थी, जिसके कारण से इसे पास कराया जाना था उस दिन, जिस दिन इसका बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। पंडित आजाद ने पहले भगत सिंह के इस प्लान से जुड़ने में संकोच जताया, क्योंकि वो जानते थे कि ये उनके सबसे अच्छे क्रांतिकारी हैं और इनके वहां जाने का मतलब है कि ये वापस लौट के नहीं आएंगे, और अगर सॉन्डर्स हत्याकांड के बारे में अंग्रेजों को पता चल गया तो जरूर ही इन्हें फांसी हो जाएगी। बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दो लोगों के नाम पर मुहर लगी और ये दोनों ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम ब्लास्ट को अंजाम दिया। ये लोग विजिटर्स गैलरी में खड़े होकर इन लोगों का भाषण सुन रहे थे, वहां के नेताओं का, और बाद में इन्होंने एक ऐसा बम जो किसी ज्यादा धुआं करे और ज्यादा किसी को नुकसान न करे ऐसी जगह पे फेंका जहाँ पे ज्यादा लोगों को चोट न पहुंचे। वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद ये लोग वहां से भागे नहीं और इनकलाब जिंदाबाद और लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, मतलब क्रांति अमर रहे और भारत अमर रहे, ऐसे भारत जिंदाबाद के नारे लगा के वो खुद को गिरफ्तार करवा दिया। बाद में और बड़े छापों में इनके ज्यादातर क्रांतिकारी HSRA के पकड़े गए। पंडित आजाद कुछ महीनों के बाद इनकी आजाद पार्क में, उस समय अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था, वहां पे इनको अंग्रेजों से घिर गए और अपने आप को गोली मार ली। और बाकी कई क्रांतिकारी जैसे आप देख सकते हैं भगत सिंह, जितेंद्र नाथ दास, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, किशोरी लाल, शिव वर्मा, इन सबको पकड़ लिया गया और इन पे ट्रायल शुरू हो गए। तो पहले तो ट्रायल हुआ कि बम ब्लास्ट का। बम ब्लास्ट के में इनको लाइफ इम्प्रिजन की सजा हुई, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बम फेंका था जो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अनलॉफुली फेंका गया था, कानून का उल्लंघन किया गया था, इस कारण से इन्हें लाइफ इम्प्रिजन की सजा सुनाई। इस समय असफ अली ने बटुकेश्वर दत्त का बचाव किया, जो कि एक वकील थे उनकी तरफ से, और भगत सिंह ने अपने आप कोई वकील नहीं किया और वो खुद ही अपना केस लड़े। उसके बाद इनके दो साथी हंसराज वोहरा और जय गोपाल ने भगत सिंह के खिलाफ बयान दे दिया कि इन्होंने सॉन्डर्स हत्याकांड का पूरा लेखा जोखा इन्होंने ही रचा था और इन्होंने ही सॉन्डर्स की हत्या की थी और चानन सिंह की भी। इस कारण से इन पे दोबारा केस चले और इनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा, मतलब जीवन भर कारावास की सजा इनको वापस ले ली गई और दोबारा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस नाम से इन पे ऊपर सॉन्डर्स हत्याकांड का मामला चलाया गया।
जेल में रहते हुए भी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि वहां पे अंग्रेज और यूरोपीय प्रिजनर्स को अलग ढंग से उनके साथ व्यवहार किया जाता था, और भारतीय क्रांतिकारियों को जो जेल में आते थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें ठीक से खाने रहने की व्यवस्था नहीं थी, पत्रिकाएं पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी, लोगों से दूर रखा जाता था। इसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इनका वजन भूख हड़ताल की वजह से 7 किलो के आसपास कम हो गया, और जतिन नाथ दास जिन्होंने बम असेंबली बम ब्लास्ट के लिए जो बम बनाया था, जो उस समय इन्हीं के साथ जेल में थे, हंगर स्ट्राइक की वजह से 63 दिन बिना खाए पिए रहे, और 13 सितंबर 1929 को उन्होंने अपनी देह त्याग दी, और भारत माँ का यह सपूत वहां से अमर हो गया। इसकी निंदा भी की पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे उस समय के नेताओं ने। बाद में 7 अक्टूबर 1930 को एक 300 पन्ने का एक कोर्ट का ऑर्डर आता है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई जाती है, कि सौंडर्स हत्याकांड में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। और किशोरी लाल, महावीर सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव और कमलनाथ तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, और इन्हें काला पानी भेज दिया जाता है अंडमान निकोबार में। इन सब के खिलाफ इन्होंने प्रिवी काउंसिल में अपने आप को बचाने के लिए कहें, लोगों के द्वारा कहा गया कि इन्होंने अपने बचाव में प्रिवी काउंसिल में अपने आप की अपील की। लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्योंकि एचएसआरए का जो प्रचार प्रसार हो वो ब्रिटेन में भी हो जाए, और लोगों को उनके काम के बारे में पता चले। इस कारण से उन्होंने प्रिवी काउंसिल में अपनी अपील की, जो वहां से खारिज हो गई। इनकी मृत्यु से, इनकी शहीद होने से कुछ दिन पहले ही मदन मोहन मालवीय ने वायसराय को एक चिट्ठी लिखी कि इनकी सजा माफ की जाए, लेकिन वो भी खारिज हो गई, और इनकी मृत्यु 23 मार्च को हो जाती है। मृत्यु कहेंगे या इनकी हत्या ही कहें, शहीद हो जाता है यह वीर सपूत। उस 25 तारीख के अखबार में ये खबर छपी थी कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एग्जीक्यूटेड, इनकी फांसी पे लटका दिया जाता है इनको, और ये लोग भारत के वीर सपूत हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम जाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुनाई जाती को फांसी होनी थी, लेकिन जेल के बाहर लोगों की भीड़ काफी इकट्ठा हो गई थी, और पुलिस को डर था कि कहीं ये भीड़ बेकाबू होकर कुछ उल्टा सीधा ना कर दें, और इस कारण से 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम को 7:30 बजे, शाम को ऐसे फांसी नहीं दी जाती, लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए शाम को 7:30 बजे इनको फांसी दी गई, तीनों लोग को। कि जेल के अंदर से आवाजें उठने लगी, इनकलाब जिंदाबाद, तो आसपास के लोगों को शक हुआ कि कुछ अनहोनी हुई है, और वहां के एक पढ़े लिखे और जानकार व्यक्ति ने वाइस रॉय को, जेल अथॉरिटी को लेटर लिखा कि अंदर से आ रही आवाजें हमें अंदेशा दे रही हैं कि इन तीनों वीर सपूतों को फांसी पे लटका दिया गया है, और ये अब वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि भगत सिंह के पिताजी लाहौर में हैं, सुखदेव और राजगुरु की माता भी हैं, आप उनकी बॉडी को इनके अंतिम संस्कार के लिए इनके परिवारजनों को दे दें। ऐसी अपील की गई वहाँ के एक पढ़े लिखे एक डॉक्टर के द्वारा। लेकिन इनकी बॉडी को भी इनके परिवार को नहीं दिया गया। इनकी मृत्यु के बाद महात्मा गांधी को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये वाइस रॉय इरविन से इन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा वापस ले ली जाए, जो कि पूर्णतः एक तरह से सही नहीं है। लॉर्ड इरविन ने से महात्मा गांधी ने चर्चा की थी इस विषय में, लेकिन वो पूर्णतः इस पक्ष में थे कि या तो पूना पैक्ट साइन होगा या फिर इनकी फांसी ही वापस हो जाएगी। इससे इसमें उन्होंने पूना पैक्ट को चुना गांधी ने, और भगत सिंह की फांसी को वो रोक नहीं पाए। इनकी
फांसी की सजा के बाद इनका डेथ सर्टिफिकेट कुछ ऐसे बना, आई हियर बाय सर्टिफाई दैट सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड ऑन भगत सिंह हैज बीन डली एग्जीक्यूटेड। मतलब भगत सिंह का ये डेथ सर्टिफिकेट वहाँ की जेल अथॉरिटी के द्वारा आप देख सकते हैं। गांधी जी से इनके संबंधों के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा भी कहा गया, लेकिन लेकिन यह सब पूर्णतः सही नहीं है। इनमें से गांधी जी ने 29 मार्च को यंग इंडिया में अपना एक इंटरव्यू लिखा। उसमें इन्होंने लिखा कि आप पढ़ सकते हैं कि इन्होंने गांधी जी ने भगत सिंह के विषय में क्या कहा। भगत सिंह and his two associates have been hanged. The Congress made many attempts to save their life. भगत सिंह और उनके दो साथियों को फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया गया। अब कांग्रेस ने और मैंने खुद सरकार से विनती की, कई कोशिशें की कि इनकी फांसी की सजा माफ की जाए, लेकिन ये सब व्यर्थ हो गए। गांधी जी के अनुसार भगत सिंह जिंदा नहीं रहना चाहते थे, उनकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया, कोई अपील नहीं की माफ किए जाने की। तो भगत सिंह नॉन वायलेंस या मतलब कहें कि हिंसा के समर्थक थे, अहिंसा के समर्थक नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वीर गति भारत की आज़ादी के लिए सफल नहीं थी। ये बिल्कुल इन्होंने एक अलग तरीका अपनाया भारत की आज़ादी के लिए। अपने लास्ट लेटर, ये सब गांधी जी ने कहा कि भगत सिंह ने अपने लास्ट लेटर में लिखा कि हम आपके वकीलों ने यही कहा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति छेड़ रहे हैं। तो ऐसा है कि क्रांति छेड़ने वाले क्रांतिकारियों को गोली से मार देना चाहिए, हमें फांसी ना दी जाए, हमें गोली से उड़वा दिया जाए। तो ये बताता था कि ये मौत से नहीं डरते थे। और बाद में कुछ लोगों को बात समझ में आई, कुछ लोगों को नहीं भी आई। आज भी कई लोग यही कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की। बात करते हैं इनकी आइडियाज की, ओपिनियंस क्या थे उनके। तो करतार सिंह सारभा जो कि गदर पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे, वो इनके हीरो थे। कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन, लियो ट्रॉट्स्की से लेखों को ये काफी पढ़ते थे, इनकी किताबों को काफी पढ़ते थे, इनकी विचारधारा से काफी प्रभावित थे। सोशलिज्म शब्द से ये काफी जुड़े हुए थे। इन्होंने एचआरए को एचएसआरए में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करने में काफी अहम भूमिका निभाई। ये एथिस्ट थे, अपने आप को एथिस्ट कहते थे कि मैं भगवान में भरोसा नहीं करता। कार्ल मार्क्स के विचारों से काफी प्रभावित थे, इनकी बातों को, इनकी किताबों को बहुत पढ़ा करते थे। इनके अंतिम समय की बात करें तो इन्होंने जेल अथॉरिटी से कहा कि पहले मुझे ये लेनिन की एक किताब पूरी पढ़ लेने दी जाए, उसके बाद मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए, क्योंकि आप अभी देख नहीं रहे हैं कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये उनका मजाक करने का एक तरीका था। ये 2008 में पंडित मनमोहन सिंह की सरकार में एक प्रतिमा पार्लियामेंट के पास इनकी ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण किया गया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करती थी उस समय में। सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी की प्रतिमा के बगल इन्हें लगाया गया। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु में बात करते हैं, 1 मिनट। तो इनकी कुछ आखिरी पंक्तियां, कुछ आप बहुत ही सुंदर पंक्तियां इन्होंने लिखी हैं कि तुझे जिबा करने की खुशी, मुझे मरने का शौक, मेरी भी खुशी वही है जो मेरे सैयद की है। मतलब कि मुझे मारने वाले की और मैं खुद मरना चाहता हूँ, मुझे मारने वाला भी मुझे मारना चाहता है, दोनों की खुशी यही है। तो इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इनका एक स्टैचू भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का हुसैनी वाला, जहाँ पे इनकी अंत्येष्टि हुई है, जहाँ पे इनकी समाधि स्थल बनाया गया है, वहां पे लगाई गई है ये तीनों मूर्तियां। हुसैनी वाला भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, परंतु 1962 के आसपास पंडित
जवाहरलाल नेहरू की सरकार में इन्होंने पाकिस्तान को 21 गांव हुसैनीवाला के बदले में दिए और हुसैनीवाला को भारत के अधिकार क्षेत्र में ले आए, जहाँ पे इनकी समाधि स्थल बना और इनके गांव के पास इनका एक म्यूजियम भी बना है। और 1965 के आसपास मृत्यु हो जाती है बटुकेश्वर दत्त की। वही बटुकेश्वर दत्त जो नेशनल असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट केस में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ थे। उनकी उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि हुसैनीवाला में भगत सिंह की समाधि स्थल के बगल भी ही इनकी समाधि स्थल बनाया जाए, जो कि बना उनकी मृत्यु के बाद। और इनकी माता विद्यावती जी ने, भगत सिंह की माता विद्यावती जी ने इसका अनावरण किया था उस समय। और हुसैनीवाला आप कभी जाएं तो आप सबसे यही अनुरोध है कि एक बार जरूर आप अ, भगत सिंह का वो मेमोरियल देखिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। और आगे कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे आप, किसके बारे में, किसका जीवन परिचय सुनना चाहेंगे आप, बता देते रहिए हमें कमेंट के द्वारा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।